आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री। व्यवसाय के लेन देनों को पुस्तकों में लेखा किस प्रकार किया जाता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ जर्नल एंट्रियाँ सीखी थी, तो कुछ आज सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल। लास्ट लेक्चर में कवर किया था, जल्दी कर लेते हैं एक बार। तो पहला है ट्रांजैक्शन, लेन देन। व्यवसाय में जो भी लेन देन होता है उसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है। केवल उन्हीं लेन देनों का पुस्तक लेखों में किया जाएगा जो वित्तीय निच्चर की और जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। और दूसरा होता है जर्नल एंट्री, यानी कि जो भी लेन देन हुआ है ट्रांजैक्शन, उसका लेखा पुस्तकों में करना है हमें। जो हमारी पुस्तक होती है लेखा करने की, उसे जर्नल एंट्री बुक कहते हैं। फिर खाते, जो भी लेखा पुस्तकों में हुआ है जर्नल एंट्री बुक में, उसके बाद इनको लेजर में यानी कि खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही खाते के अंदर लिखा जाता है। जैसे परचेज की सारी एंट्री परचेज बुक में, सेल की सेल में, यानी कि जैसे जैसे खाते बनाए जाएंगे तो एक जैसी प्रकृति की एंट्रियों को एक जैसे एक ही खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और हर महीने के अंत में उनका जो बैलेंस है वो निकाला जाता है, यानी किसका कितना देना है और किसे कितना लेना है। ट्रायल बैलेंस, तलपट। तो हर खाते का जो बैलेंस आता है उसे तलपट में दिखाया जाता है। डेबिट बैलेंस एक तरफ, क्रेडिट बैलेंस एक तरफ, और दोनों का टोटल मिल जाना चाहिए। और वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ हानि की गणना की जाती है कि एक वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसाय को कितना लाभ या हानि हुई। उसके बाद वित्तीय स्थिति जानने के लिए व्यवसाय की बैलेंस शीट बनाई जाती है कि व्यवसाय में कितनी संपत्ति हैं, कितने दायित्व हैं और कितना लेना है, कितना देना है, कितनी पूंजी है, सब जानने के लिए बैलेंस शीट बनती है। और लास्ट में फिर जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं इनका एनालिसिस किया जाता है ताकि इनके बेसिस पर फ्यूचर के लिए निर्णय लिए जा सकें। अब जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो अगर छोटा बिजनेसमैन है तो एक बुक में जर्नल एंट्री कर सकता है। अगर बड़ा बिजनेसमैन है तो 8 बुक का यूज़ करता है जर्नल एंट्री करने के लिए। सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं इन 8 को अगर मिला दिया जाए तो 1 बाय 1 इन सब को हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे ये 8 बुक्स किस प्रकार की होती हैं। तो ये हमारा नियम है लेखे करने का। तो सिंपल सा है। खाते हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यानी कि व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते। तो बस व्यक्तिगत खाते का नियम होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो आता है डेबिट में जाता है क्रेडिट, लेने वाले को डेबिट में, देने वाले को क्रेडिट में। तो वास्तविक खाते भी नियम लागू होता है, जो आता है डेबिट में जाता है क्रेडिट में। और नाम मात्र खाते पे नियम लागू होता है हमारा लेखे का कि खर्चों और लॉस को डेबिट में, इनकम, प्रॉफिट और गेन को क्रेडिट में लिखा जाता है। 3 ही नियम है, लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट, खर्चे और लॉस को डेबिट, इनकम, प्रॉफिट, गेन को क्रेडिट। अब बात करते हैं अगली जर्नल एंट्री की। पीछे हमने 10 कर ली थी, बिजनेस स्टार्ट करने की, परचेज की, सेल की, काफ़ी एंट्री की थी। डिटेल के लिए आप हमारा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो आज की एंट्रियों की हम बात करते हैं, जो कर रहे हैं हम स्टार्ट। तो पहले आज की एंट्री है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ये होते क्या हैं? तो ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट, कैश डिस्काउंट नगद छूट। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होती है उसे पुस्तकों में से जो भी एंट्री होती है उसमें से घटाया जाता है, लेकिन पुस्तकों में इसका कोई लेखा नहीं किया जाता। जो कैश डिस्काउंट होता है ये दी जाती है व्यापारी के द्वारा, व्यवसायी के द्वारा अपने ग्राहकों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल नगद में हो और जो रिकवरी है पैसे वो जल्दी से जल्दी ग्राहक से रिकवर हो जाएं, ताकि लोग कैश में खरीदें, कैश डिस्काउंट के लालच में। तो 2 प्रकार की डिस्काउंट होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। जैसे आप देखते हैं कई शोरूम में जाते हैं, वहाँ लिखा होता है 80% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 80+20 डिस्काउंट। वो जो डिस्काउंट होती है वो ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि कंपनी के द्वारा शोरूम मालिक को दी जाती है और शोरूम मालिक के द्वारा हमें दी जाती है। ऐसा नहीं है कि शोरूम मालिक अपनी तरफ से आपको दे रहा है तो उसका ना तो शॉपकीपर को लॉस है, ना ही हमें कोई लॉस है, या हमें तो बेनिफिट होगा क्योंकि वो डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं है क्योंकि कंपनी के द्वारा दुकानदार को दिया गया और दुकानदार के द्वारा हमें दे दिया गया। तो इस तरह से बुक्स खरीदते हम जाते हैं, उस पर भी दुकानदार हमें डिस्काउंट देता है 20%, 30% लेस के ऊपर, क्योंकि वो कंपनी के द्वारा उसे दी गई है
दुकानदार को और दुकानदार हमें देता है। वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो शॉपकीपर के लिए लॉस नहीं है क्योंकि कंपनी की तरफ से मिलता है और वो हमें आगे दे देता है। तो इसलिए इसको एंट्री जब की जाती है तो ट्रेड डिस्काउंट को घटाया जाता है टोटल अमाउंट में से, लेकिन पुस्तकों में इसका कोई लेखा नहीं किया जाता। तो कैश डिस्काउंट की बात करते हैं तो बता ही दिया, कैश सेल को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नगद में लेन देन हो उसको प्रमोट करने के लिए या रिकवरी करने के लिए, जो हमारे पैसे दिए हैं लोगों को ये उधार पे, तो रिकवरी करने के लिए कैश डिस्काउंट हम दे देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कैश हमारे पास आ जाए। तो अब एंट्री देखते हैं इसकी। तो मान लीजिए पहली एंट्री है ट्रेड डिस्काउंट की। तो ये एंट्री है सोल्ड गुड्स, सामान बेचा, राम को बेचा 10,000 रुपये का सामान बेचा राम को 10% ट्रेड डिस्काउंट में। तो ट्रेड डिस्काउंट घटता तो है लेकिन इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती। तो 10,000 रुपये का खरीदा, 10,000 रुपये का 10% कितना हो गया 1,000। तो 10,000 में से 1,000 यानी कि 9,000 की ही एंट्री होगी। जो 1,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। अब सोल्ड गुड्स टू राम, सेल की जितनी भी एंट्रीज होती हैं, जब भी हम सेल करते हैं तो जो हमारी व्यवसाय है, जो गुड्स है वो व्यवसाय में से चला जाता है। तो व्यवसाय में से जब भी हम कोई चीज़ जाती है तो उसको क्रेडिट में आता है, डेबिट में जाता है क्रेडिट में। तो परचेज हमेशा डेबिट में, क्योंकि वो जब भी हम खरीदेंगे तो आएगा, जब बेचेंगे तो जाएगा। तो सेल हमेशा क्रेडिट में रहेगी। जब भी हम कोई गुड्स बिकता है तो सेल क्रेडिट में आती है। अब सेल फिर अब देखना नगद सेल की है या उधार सेल की है, क्योंकि ये कैश का कोई जिक्र नहीं है भी कैश में आपने बेचा है, सिर्फ नाम दिया है, इसका मतलब ये उधार है। तो एंट्री हो जाती है राम टू सेल, क्योंकि उधार है। सेल तो क्रेडिट में रहेगी क्योंकि जब भी बेचेंगे तो माल जाएगा व्यवसाय में से, तो सेल हमेशा क्रेडिट में रहेगी। और अब देखना है कि नगद बेची है या उधार, जो डेबिट में लिखना है। नगद बेची है तो कैश टू सेल, उधार बेची है तो नेम टू सेल। तो नेम है हमारे पास राम, तो राम टू सेल। तो टोटल 9,000 रुपये, क्योंकि 10,000 में से 1,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट घटाकर 10% 9,000 की एंट्री होगी, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट की। तो वही सी ऊपर वाली ही स्टेटमेंट लीजिए आप, उसी को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो राम को बेचा 10,000 रुपये में का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट और फिर 10% कैश डिस्काउंट। जब वो पेमेंट करेगा हमें तो हमने उसको बाद में तो उसको 10% डिस्काउंट दे दिया कैश में, ताकि वो जल्दी पेमेंट कर दे हमारी। पहले तो हमने उधार बेचने की एंट्री कर दी, बाद में हमने उसको ऑफ़र दे दिया कि वो जल्दी पेमेंट कर दे, हम तेरे को 10% कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो जब भी कैश वो हमें पेमेंट करेगा तो पैसा आएगा, आता है तो डेबिट में, जाता है तो क्रेडिट में। तो पैसा आया, कैश काउंट डेबिट कितना आएगा, 9,000 लेने थे, 9,000 का 10% को हमने उसको छूट दे दी डिस्काउंट। तो 9,000 का 10% 900, तो हमें मिलेंगे 8100 रुपये। कैश काउंट डेबिट 8100। तो कैश जब डिस्काउंट जब भी होता है वो कैश के साथ ही जुड़ता है। अगर कैश डेबिट में आएगा तो डिस्काउंट डेबिट में, कैश क्रेडिट में आएगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आता है। जब भी हम पेमेंट करते हैं या पेमेंट लेते हैं, देते हैं डिस्काउंट, उस समय हमें मिलता है तो कैश के साथ ही आता है, क्योंकि कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा। कैश अगर पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट होगा, तो भी कैश क्रेडिट में, डिस्काउंट भी क्रेडिट में जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि डिस्काउंट डेबिट में क्यों आया, क्योंकि हमने पेमेंट लेने थे 9,000 रुपये, वो हमें दे रहा है 8100 रुपये, हमने 900 रुपये उसको छूट दे दी। तो 900 रुपये हमारे व्यवसाय के लिए क्या हो गया, लॉस। हमें तो अपने व्यवसाय के नज़रिए से देखना है। 9 लेने थे हमने राम से, उसको हम 10% छूट दे के 8100 रुपये ले रहे हैं, तो 900 रुपये हमने छूट दे दी, तो व्यवसाय को क्या हो गया, लॉस। तो लॉस हमेशा डेबिट में लिखे जाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें, जब भी कैश डेबिट में आएगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में, कैश क्रेडिट में जाएगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में जाएगा। लेकिन डिस्काउंट डेबिट में क्यों आता है, क्रेडिट में क्यों आता है, यहाँ पर हमारे लिए लॉस है इसलिए डेबिट में लिखा है, वहाँ प्रॉफिट होगा इसलिए वो क्रेडिट में चला जाता है। और टू राम, राम के खाते से 9,000 रुपये ख़त्म हो गए, क्योंकि इसने तो 9,000 अपने उतार दिए हैं, तो 8100 रुपये नगद देकर और 900 रुपये छूट लेकर। तो डेबिट द रिसीवर, यानी लेने वाले को डेबिट में, देने वाले को क्रेडिट में। देने वाला कौन है यहाँ पे, राम। तो ये पहला नियम था इसमें। अब बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। वो तो थी बेचते समय, अब आगे खरीदते समय। तो हमने गुड्स खरीदा है राम से, वही 10,000 रुपये का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो परचेज हमेशा डेबिट में ही रहेगी, क्योंकि जब भी खरीदते हैं तो सामान आता है तो डेबिट में। अब नगद खरीदा है या उधार, नगद खरीदा है तो परचेज टू कैश, उधार खरीदा है तो परचेज टू नेम। तो नेम है हमारे पास ग्राहक का राम, तो परचेज टू राम एंट्री हो जाएगी 9,000 रुपये की। वो बेचने समय डिस्काउंट था, ये खरीदने समय डिस्काउंट है।
तो अब 9,000 रुपये हमने तो उधार सामान खरीद लिया राम से, तो बाद में हम पेमेंट करेंगे राम को, तो राम ने हमें 10% डिस्काउंट दे दिया यानी कि पेमेंट करते समय। तो अब हमें कितने देने हैं राम को, वही सेम 8100 रुपये हमने देने हैं। तो अब डेबिट द रिसीवर यानी कि प्राप्त कौन करेगा वो पैसा जब हम देंगे, तो राम। तो राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर पहला नियम है हमारा कि लेने वाले को डेबिट में, देने वाले को क्रेडिट में। वहाँ देने वाला था राम, यहाँ लेने वाला है राम। तो राम अकाउंट डेबिट, राम को तो 9,000 खाते चले जाएंगे। नगद दिए हमने उसको 8100 और 900 रुपये की हमें मिल गई छूट, क्योंकि हम अपनी पुस्तकों में लेखा कर रहे हैं। तो अब डिस्काउंट हमें मिला है तो इसलिए ये क्रेडिट में आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट हो गया हमारे लिए। 9,000 की जगह हमने 8100 दिए, 900 में बच गए छूट, तो 900 रुपये प्रॉफिट हो गया तो वो क्रेडिट में। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, जब कैश क्रेडिट में आएगा तो डिस्काउंट क्रेडिट में, कैश डेबिट में आएगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में। तो लेकिन क्यों आता है वो भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स के ऊपर। डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द असेट्स, यानी कि स्थायी संपत्तियों के मूल्य में जो ह्रास है वो कमी कर देता है। यानी समय के साथ साथ संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उसे ह्रास कहते हैं या डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो एंट्री की बात करते हैं तो फर्नीचर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन जो है वो स्थायी संपत्तियों पर लगता है, फिक्स असेट्स पर, लैंड को छोड़कर। तो हमारा एंट्री है फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना हमने 10%, और फर्नीचर दे रखा है पुस्तकों में 50,000 रुपये। तो 50,000 का 10% निकालेंगे तो आ जाता है 5,000 रुपये। तो अब जो भी एंट्री हम करते हैं, मान लीजिए एंट्री है अब हमारे पास डेप्रिसिएशन की, तो जो एंट्री हमने करनी है वो हमने देखना है कि व्यवसाय में उसका हमें फ़ायदा है या नुकसान है, व्यवसाय में आ रहा है या जा रहा है। तो व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम होता है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर की एंट्री है ये, फर्नीचर की एंट्री नहीं कर रहे हम, कर रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर या डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग या डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, किसी पे भी हो सकता है एक। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, एंट्री सेम रहती है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है मान लीजिए या बिल्डिंग है, तो डेप्रिसिएशन व्यवसाय के लिए लॉस है, क्योंकि उससे क्या हमारी स्थायी संपत्तियों में कमी आ जाती है। एक आज 10,000 रुपये की संपत्ति अगले साल वो 9 की रह जाएगी, फिर वो 8 की रह जाती है। तो इस तरह से जो संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है व्यवसाय के स्थायी संपत्तियों में, तो उतना ही व्यवसाय को नुकसान होता है, लॉस हो जाता है, और लॉस हमेशा डेबिट में आते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, जिसकी एंट्री करनी है वो देखना है कि वो आ रहा है कि जा रहा है, वो लॉस है या प्रॉफिट है या खर्चे है या इनकम है या गेन है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस, तो डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, डेबिट में, क्योंकि लॉस डेबिट में आते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, फर्नीचर पे है तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मशीनरी पे है तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अकाउंट डेबिट। और टू बिल्डिंग, बिल्डिंग पे है तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग टू बिल्डिंग, फर्नीचर पे है तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टू मशीनरी। अब बिल्डिंग है क्रेडिट में या मशीनरी क्रेडिट में या फर्नीचर क्रेडिट में, क्योंकि जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा तो हमारी असेट्स कम हो जाती है। असेट्स हमेशा डेबिट में बढ़ती हैं, क्रेडिट में घटती हैं, क्योंकि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट में अगर लिखा है बिल्डिंग को, इसका मतलब वो बढ़ेगी, क्रेडिट में लिखा है इसका मतलब वो घटेगी। तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए। डेप्रिसिएशन डेबिट में इसलिए आया क्योंकि ये लॉस है, और बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी हमारी संपत्ति क्रेडिट में इसलिए आती है एंट्री में, क्योंकि दोनों की वैल्यू में कमी आ जाती है डेप्रिसिएशन के कारण। और जब भी असेट्स घटती है तो वो क्रेडिट में जाती है, डेबिट में बढ़ती है, क्रेडिट में घटती है, क्योंकि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग टू बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन मशीनरी टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन फर्नीचर टू फर्नीचर, 5,000 रुपये। ठीक है जी। अब दूसरी एंट्री की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जिसकी एंट्री करनी है पहले वो देखना है कि वो व्यवसाय के लिए खर्चा है, इनकम है, प्रॉफिट है, लॉस है, आ रहा है या जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक ने पैसा लगाया व्यवसाय में, उसे बोलते हैं कैपिटल। लेकिन व्यवसाय अलग है, मालिक अलग है। तो व्यवसाय के नज़रिए से देखना है, जो पैसा मालिक व्यवसाय में लगाता है उसे हमें ब्याज देना पड़ता है पूंजी के ऊपर। तो व्यवसाय को तो नुकसान है, तो हर साल व्यवसाय के लिए तो खर्चा है कि हर साल जो मालिक ने पैसा लगाया उस पर ब्याज देना पड़ेगा। अब जो भी खर्चे होते हैं जितने भी या लॉसेस होते हैं सबको डेबिट में लिखा जाता है। तो जिसकी एंट्री करनी है उसके बारे में सोचना है कि वो व्यवसाय के लिए क्या है, व्यवसाय के नज़रिए से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए है एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चा, क्योंकि हर साल हमें पूंजी पर ब्याज देना पड़ता है, उतने का हमें नुकसान हो जाता है जितना हमें ब्याज देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा डेबिट में। डेबिट में क्यों आएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारे लिए खर्चा है, हर साल ब्याज का भुगतान करना, और जो भी खर्चा है वो डेबिट में लिखे जाते हैं। और कैपिटल आएगा क्रेडिट में, जैसे डेप्रिसिएशन बिल्डिंग टू बिल्डिंग था, मशीनरी टू मशीनरी, तो उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू ड्राइंग एंट्री होती है हमारी।
तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में क्यों आया, क्योंकि ये खर्चा था। अब टू कैपिटल, अब कैपिटल पे लगा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि जब कैपिटल पे ब्याज लगता है तो जो पूंजी है वो बढ़, यानी कि मालिक को हमने 1 लाख रुपए देने थे, अब उसको ब्याज भी देना हमने 1 लाख पूंजी के, और जो 10,000 सपोज करो ब्याज है तो हमने उसको 1,10,000 रुपये देने हैं। उसकी पूंजी बढ़ जाती है मालिक की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो जब मालिक को मिलेगा, लेकिन हमने व्यवसाय का देखना, इंटरेस्ट तो खर्चा है, कैपिटल क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैपिटल में ऐड होता है। इस तरह से कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए कैपिटल क्रेडिट में, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में बढ़ता है, डेबिट में घटती है। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। फिर अगली एंट्री की बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये देखना है कि व्यवसाय के लिए खर्चा है कि इनकम है। हमने लोन ले रखा है बैंक से या किसी भी पर्सन से, तो उसको हमें ब्याज देना पड़ेगा जब लोन लिया है तो व्यवसाय के लिए क्या है, ये खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आएगा, डेबिट में, क्योंकि खर्चे सारे डेबिट में आते हैं, और फिर लोन क्रेडिट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, क्योंकि लोन क्रेडिट में इसलिए है क्योंकि मान लीजिए 80,000 तो लोन के देने हैं और 8,000 ब्याज के देने, टोटल हो जाएंगे उसके 88,000 रुपये, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन में ऐड हो जाएगा जाके। तो ये हो गया हमारी एंट्री 80,000 का 10% 8,000 रुपये। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए खर्चा है, तो इसलिए डेबिट में आएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग होती क्या है, हमने पहले भी बताया था कि वह पैसा जो मालिक के द्वारा व्यवसाय में से अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए निकाला जाता है उसे आहरण कहते हैं। यानी कि ड्रॉइंग व्यवसाय के लिए लॉस होता है, क्योंकि जितना पैसा मालिक व्यवसाय में से निकालेगा और खुद यूज़ करेगा तो उतना ही व्यवसाय को नुकसान होता है। ड्रॉइंग की एंट्री हमने लास्ट लेक्चर में की थी, तो लॉस है ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग की एंट्री करते हैं तो ड्रॉइंग आता है डेबिट में। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, अब हमें ब्याज मिलेगा, हम पूंजी पर ब्याज देते हैं मालिक को, तो हमारे लिए खर्चा, लेकिन जो ड्राइंग मालिक ने की है उस पर हम ब्याज लेते हैं मालिक से, तो व्यवसाय के लिए इनकम, क्योंकि व्यवसाय में तो पैसा आएगा जब मालिक हमें ड्राइंग पर या आहरण पर ब्याज देगा। पूंजी पर ब्याज लेता है मालिक और आहरण पर ब्याज व्यवसाय को देता है। तो व्यवसाय के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या होती है, इनकम। तो कहाँ लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम जितनी भी हैं वो क्रेडिट साइड में आती हैं। तो जिसकी एंट्री करनी है उसके बारे में ध्यान रखना हमने, वो क्या है व्यवसाय के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है तो डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है क्योंकि वो मिल रही है व्यवसाय को, तो क्रेडिट में। तो फिर वही ऊपर आ जाएगा ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू ड्राइंग, क्योंकि इतने ड्राइंग के देने हैं, इतने इंटरेस्ट के देने हैं मालिक ने, टोटल इतना हो जाता है जो उसकी पूंजी में से हम काट लेते हैं दोनों। अब आता है व्यवसाय के अंदर बहुत सारे नुकसान होता है व्यवसाय को, यानी कि चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, या जो व्यवसायी है फ्री सैंपल के तौर पर अपना, जैसे मेडिकल वाले हैं शॉपकीपर को दवाइयाँ सैंपल के तौर पर देते हैं, बुक्स वाले हैं जो बुक्स छापते हैं तो वो टीचरों को भी बुक्स जो है वो फ्री में सैंपल दे के जाते हैं। तो इस तरह से जो व्यवसाय को नुकसान होता है कई बार गुड्स का, या वो कई कारण हो सकते हैं, आग लगने की वजह से सामान जल जाए, चोरी होने की सामान की चोरी हो जाए, या फ्री सैंपल के तौर पर हम जो सामान है दे दिया जाता है व्यवसायी के द्वारा, तो वो एक तरह से व्यवसाय को लॉस है, क्योंकि वो दोबारा रिकवरी उसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो जब भी लॉस होता है वो आएगा डेबिट में, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो चोरी की वजह से हो जाए, चाहे वो आग लगने की वजह से हो जाए, चाहे वो फ्री सैंपल के तौर पर हम बांट रहे हैं, चाहे हम दान कर रहे हैं सामान का, तो कोई भी कारण हो जिससे लॉस होता है व्यवसायी को, तो वो क्या है, लॉस हमेशा डेबिट में लिखे जाते हैं। तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, तीनों इकट्ठी दिखा रखी है मैंने, आपने अलग अलग करनियाँ आएंगी। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब परचेज क्रेडिट में क्यों है, क्योंकि जितने का नुकसान हो गया, मान लीजिए 50,000 रुपये का आपका सामान जल गया व्यवसाय में से, तो सामान कम हो जाएगा आपका। सेल तो है नहीं, एक तो सेल की वजह से कम होता है, अब सेल तो है नहीं ये हमारी, ये तो आग लग गई, तो आग की वजह से जब माल खरीद के लाते हैं हम गुड्स, तो परचेज डेबिट में आती है, क्योंकि परचेज बढ़ती है। अब हमारी जो परचेज हमने किया हुआ सामान था वो क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि जो गुड्स था हमारा, जब खरीदते हैं तो परचेज डेबिट में, यानी कि परचेज बढ़ जाती है। लेकिन अब वो सामान बेचते हैं तो घट जाती है हमारा गुड्स जो होते हैं, लेकिन अब हमने बेचा तो है नहीं, लेकिन फिर भी गुड्स कम हो गए, तो
जब भी गुड्स घटेंगे, कम होंगे, चाहे वो चोरी की वजह से, चाहे थेफ्ट की वजह से, चाहे ड्राइंग की वजह से, चाहे फ्री सैंपल की वजह से, तो हम परचेज को कम कर लेंगे ताकि उतने का गुड्स हमारा व्यवसाय से कम हो जाए। एक तो सेल की वजह से कम होना और एक इस नुकसान की वजह से कम होना। तो सेल होगा तो वहाँ सेल, लेकिन ये सेल नहीं है, इसलिए यहाँ टू परचेज को लिखा जाता है। तो लॉस बाय फायर टू परचेज, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस काउंट डेबिट टू परचेज। किसी भी वजह से गुड्स का नुकसान हो तो ये एंट्री होती है हमारी 40,000 रुपये। सपोज करो नुकसान हो गया तो लॉस बाय फायर टू परचेज 40, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज 40, लॉस बाय फ्री सैंपल टू परचेज 40। ये तो हो गया लॉस, किसी भी कारण से हो जाए। अब बात करते हैं बैड डेटर। बैड डेटर क्या होते हैं, डेटर क्या होते हैं पहले ही जानते हैं। हम व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय के अंदर उधार भी बेचा जाता है, तो जिनको हम उधार बेचते हैं तो वो हमारे देनदार बन जाते हैं, जिसे डेटर कहते हैं, देनदार। तो कई बार ऐसा होता है जिनको हमने मान लीजिए सामान बेचा है तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा पैसा डूब जाता है, हमें प्राप्त नहीं होता, तो पैसा मार लेते हैं हमारे ग्राहक जो होते हैं। जितना पैसा हमारा डूब जाता है उसे बैड डेटर कहते हैं। डेटर मीने देनदार, बैड डेटर मीने बुरे देनदार, जिनसे कोई पैसा अब नहीं मिलेगा, यानी कि डूब जाता है। तो एंट्री देखते हैं, हमने अनुज को बेचा 1,000 रुपये का सामान, लेकिन वो दिवालिया हो गया। दिवालिया तो आप जानते हैं कि जो अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है उसे दिवालिया कहते हैं। तो इसने 1,000 देने थे हमारे, तो अब ये दिवालिया हो गया तो नहीं दे पाएगा। इसका मतलब 1,000 रुपये जो थे हमारे वो बैड डेटर हो गया, वो हमें नहीं मिलेंगे। तो बैड डेटर की एंट्री करनी है हमें। तो बैड डेटर क्या है हमारे लिए, लॉस, क्योंकि जिसकी एंट्री करनी है हमने तो उसके बारे में सोचना है वो क्या है व्यवसाय के लिए। तो बैड डेटर हमारे लिए क्या हो गया, लॉस, क्योंकि अब वो पैसा हमारा डूब गया है, व्यवसाय को नहीं मिलेगा। तो बैड डेटर कहाँ आएंगे, डेबिट में। और अब टू अनुज, अब अनुज भी नहीं देगा पैसे। डेटर होता है हमारी असेट्स, डेबिट में बढ़ती है, क्रेडिट में घटती है। तो अनुज हमारा देनदार था, डेटर था। अगर ये डेबिट में लिखा होता है डेट नाम किसी का, इसका मतलब वो बढ़ रहा है। क्रेडिट में लिखा हो इसका मतलब वो घट रहा है। तो डेटर था हमारा अनुज। तो अब अनुज को हमने 1,000 रुपये से कम कर लिया, क्योंकि हमें पता है वो पैसा डूब गया है, अनुज अब हमें नहीं देगा, क्योंकि अनुज के खाते में से भी तो काटने पड़ेंगे ना, क्योंकि अब वो मिलेंगे ही नहीं। तो अनुज के खाते में 1,000 रुपये लिखते हैं, इसका मतलब तो हमने 1,000 रुपये उससे लेने हैं। लेकिन हमने जो अनुज से लेने थे उसको हमने बैड डेटर में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि डूब गए, समझ लिया हमने, ये मान लिया कि वो नहीं मिलेंगे। तो बैड डेटर डेबिट में क्योंकि लॉस है इसलिए डेबिट में, अनुज क्रेडिट में इसलिए क्योंकि डेटर हमारी असेट्स होती है, वो डेबिट में बढ़ती है, क्रेडिट में घटती है। तो अब अनुज को कम करना है क्योंकि घट रहे हैं डेटर हमारे, तो टू अनुज। तो ये होगी एंट्री हमारी बैड डेटर टू अनुज। तो कई बार हो जाता है कि जो हमने बैड डेटर मान लिए थे, बाद में वो कई बार संभावना बन जाती है कि जिसको हमने माना था कि ये इससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो खा गया हमारे पैसे, मार गया, तो हमने उसको बैड डेटर में डाल दिया था। लेकिन कई बार बाद में जो रिकवरी हो जाती है, उसके पास पैसे आ जाते हैं और वो हमें वापस कर देता है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, जो हमने पहले बैड डेटर मान लिए थे वो बाद में रिकवर हो जाते हैं इन फ्यूचर। कभी ऐसी संभावना होती है तो वो पैसे देगा, तो पैसा आएगा व्यवसाय में, पैसा आएगा तो डेबिट में, कैश काउंट आता है डेबिट में, जाता है क्रेडिट में। तो किस चीज़ से पैसा आया, अब अरुण से तो आया ही नहीं, क्योंकि अरुण तो हमने खाता में से निकाल दिया, उसको तो हमने ख़त्म कर दिया था अरुण को। तो अगर सेम एग्जांपल लें तो हमने अरुण का नाम तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अरुण दिया तो उसी ने है हमारे ग्राहक ने, लेकिन अरुण हमने पुस्तकों में से ख़त्म कर दिया कि हमने तो पुस्तकों में से काट दिया था, भी अरुण से हमने 1,000 रुपये लेने, वो हमने नील कर दिए थे। तो अब ये पैसे जो आए तो हैं डेबिट में, अब आए किस नाम से है, बैड डेटर रिकवरी के नाम से हम एंट्री करेंगे, ना कि डेटर के नाम से, क्योंकि डेटर हमने 1,000 रुपये ख़त्म कर लिए थे पहले ही, उसको बैड डेटर में ट्रांसफ़र करके। तो एंट्री हो जाएगी, ये टाइपिंग एरर है, ये आएगा ये। तो कैश काउंट डेबिट, कैश डेबिट में क्योंकि कैश आया है, और किस नाम, किससे प्राप्त हुआ, अरुण से नहीं हुआ। अब ये बैड डेटर रिकवरी के नाम से, क्योंकि अरुण हमने पुस्तकों में से हटा दिए हैं, डेटर हमारे है ही नहीं अरुण के नाम से कोई, तो बैड डेटर रिकवरी 1,000 रुपये, अब हमें वो मिल गए। अब अगली एंट्री की बात करते हैं, पार्शल बैड डेटर, यानी कि जितने लेने हैं वो पूरे के पूरे पैसे नहीं डूबे, आधे पैसे डूब गए। जैसे एंट्री है ये, 1,000 रुपये का बेचा, वो दिवालिया हो गया अरुण, लेकिन उसे सिर्फ 50% ही मिलेगा, यानी कि 50% बैड डेटर हुए हैं, बाकी हमें मिल जाएगा, आधा ही उससे रिकवरी हो पाया हमारे को, ओनली 50% रिसीव्ड। तो फिर वही सेम एंट्री, कैश काउंट डेबिट, कितना आया कैश हमारे पास, आधा, तो 500 रुपये। तो 500 रुपये क्या हो गए, डूब गए, तो बैड डेटर यानी लॉस हो गया। तो
आता है डेबिट में, कैश आ गया 500 रुपये। बैड डेटर लॉस हो गया, 500 रुपये डूब गए तो 500 रुपये। टू अनुज के खाते से 1000 रुपये काट देंगे, क्योंकि अब डेटर कम हो गया 1000 रुपये के, 500 रुपये प्राप्त करके 500 रुपये डूबने के कारण। तो ये एंट्री होगी जब पूरे के पूरे बैड डेटर हो जाएं, जब पूरे के पूरे रिकवरी हो जाएं, या आधे रिकवरी हो जाएं। अब आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो व्यवसाय के अंदर जो खर्चे हैं या इनकम है, तो कई बार भुगतान हमें करना होता है। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ले रखी है और किराया भरते हैं आप साल का, मान लीजिए। तो कई बार ऐसा होता है, जो मान लीजिए 1000 रुपये किराया है, साल का बनता है 12,000 रुपये। तो आपने 10,000 रुपये उसको दे दिए, लेकिन बाकी रह गए बकाया। तो आपने कहा कि अगले साल हम दे देंगे, क्योंकि व्यवसाय में एक्रूल बेसिस पर खाते बनाए जाते हैं, और एक्रूल बेसिस में जब खाते बनते हैं तो उसमें उधार भी होती है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड भी होता है, और बाद में एडजस्टमेंट भी होती है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की। तो क्योंकि एक्रूल बेसिस पर खाते बनते हैं हमारे व्यवसाय में, तब एंट्री करनी है हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो 1500 रुपये रेंट बकाया है, हमने देना है। अगर देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो असेट्स। बस सीधी सी 2 बातें याद रखनी है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के केस में, कि आपने देना है या लेना है। अगर देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो असेट्स। लायबिलिटी क्रेडिट में आती है और असेट्स डेबिट में आती हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि 1500 रुपये बकाया है, आपने देना है क्योंकि खर्चा है, यानी कि उसके पूरे साल का किराया देना था, आपने 11 महीने का दे दिया या 10 महीने का दे दिया, 2 महीने का बकाया है। सपोज करो वो किराया था 2 महीने का, जो बकाया 1500 रुपये, तो इसका मतलब देना है आपने, उसका भी खर्चा बकाया है, देना है तो लायबिलिटी। तो लायबिलिटी आती है क्रेडिट साइड में। तो कहाँ क्या एंट्री हो जाएगी, पहले तो लायबिलिटी को लिख लो क्रेडिट साइड में। टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी होगी आउटस्टैंडिंग तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेज होगा तो टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, कुछ भी हो सकता है आउटस्टैंडिंग खर्चा हमारा। तो जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है उसको डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो हमने देना है। देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो असेट्स। तो ये वैसे लॉजिक बता रहा हूँ आपको ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि इतनी एंट्री होती हैं याद तो रखी नहीं जा सकती, थोड़ा लॉजिक होता है तो आसानी से हो जाता है। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट में आएगा, क्योंकि देना है तो लायबिलिटी। और फिर रेंट है तो ऊपर रेंट, सैलरी है तो ऊपर सैलरी, वेजेज है तो ऊपर वेजेज, यानी कि उसके पैरेलल चलना है। क्यों, क्योंकि रेंट हमने देना था तो ये आएगा डेबिट। रेंट टू रेंट, सैलरी टू सैलरी, वेजेज टू वेजेज, ये सब ऐसी चलती है हमारी आउटस्टैंडिंग की एंट्रीज। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट में, क्योंकि लायबिलिटी है, देना है, और ऊपर फिर रेंट, सैलरी है नीचे तो ऊपर सैलरी, वेजेज नीचे है तो ऊपर भी वेजेज। बस सिंपल सी एंट्री होंगी। तो बस ये देखना है कि जो एंट्री करनी है वो क्या है। तो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हमारे लिए, लायबिलिटी तो आएगी क्रेडिट में, तो ऊपर फिर वही रेंट, अगर नीचे सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी तो ऊपर भी सैलरी अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री होगी 1500। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री की, प्रीपेड की एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग था प्रीपेड, प्रीपेड होता है एडवांस। तो मान लीजिए तो आपने कर्मचारी रखे हुए काम पे, तो साल की सैलरी हमने देनी थी उसको, मान लीजिए 12,000 रुपये, 1,000 रुपये महीने के हिसाब से, लेकिन हमने उसको 14,000 रुपये दे दिए, यानी कि 2,000 रुपये एडवांस दे दिए अगले साल के भी। तो एडवांस दे दिए तो काम तो अभी उसने किया नहीं, सैलरी तो दे दी हमने उसको 2 महीने की एडवांस, तो हमने उसे लेने हैं, क्योंकि अभी काम नहीं किया, वो एडवांस चले गए हैं। जब काम करेगा तब तो समझो उसको हमने नहीं लेने, क्योंकि उसने काम कर दिया हमारे उस 2,000 रुपये का जो एडवांस दिए हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने उसको जो दिया है प्रीपेड एडवांस, खर्चा देने थे 10,000 या जितने भी देने थे 12 दे दिए हमने उसको, 14 10 देने दे दिए 12, यानी कि 2,000 जो एडवांस में चले गए, तो हमने उससे लेने हैं अभी। तो लेने हैं तो असेट्स। तो प्रीपेड हमेशा कहाँ आएगी, एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट में, क्योंकि लेना है तो असेट्स। एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं क्योंकि खर्चा एडवांस चला गया, तो लेना है तो असेट्स। तो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड रेंट, जो भी खर्चा होगा प्रीपेड वो डेबिट में आएगा, क्योंकि वो हमने लेना है तो असेट्स। तो नीचे फिर वही दूसरी साइड में सैलरी, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस, प्रीपेड रेंट टू रेंट, तो 2,000 रुपये। तो इस तरह से एंट्री होती है। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्रेडिट में, खर्चा है तो, क्योंकि वो देना है तो लायबिलिटी तो क्रेडिट में। इनकम है यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये भी खर्चा है लेकिन एडवांस में कर दिया तो लेना है तो असेट्स है तो डेबिट में लिखे जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड इनकम की। आउटस्टैंडिंग इनकम, तो जिस तरह से खर्चा आउटस्टैंडिंग है उसी तरह से इनकम भी आउटस्टैंडिंग हो जाती है कई बार। मान लीजिए आप यहाँ किसी के यहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन 2 महीने हो गए आपको काम करते, लेकिन अब तक तनख्वाह आपको नहीं मिली, तो इसको अक्कड़ इनकम भी कहते हैं। अक्कड़ मैंने लेनी कमा लिया लेकिन मिली नहीं अभी तक।
आउटस्टैंडिंग मीने बकाया इनकम, और अक्कड़ इनकम होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कमा लिया लेकिन अब तक मिली नहीं। 2 महीने हो गए आपको कार्य करते लेकिन सैलरी अब तक आपको नहीं दी गई है मालिक के द्वारा। बकाया है इनकम, लेनी है आपने, बकाया है इनकम तो लेनी है। लेना है तो क्या होता है, लेना है तो हमारे पास असेट्स, तो ये गलत हो गई है एंट्री यहाँ पे। क्या हो जाएगा, लेना है तो असेट्स, असेट्स आएगी डेबिट साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी। और रेंट की बात करते हैं अगर हम, तो रेंट की एंट्री हो जाती है हमारी प्रीपेड, यानी कि इनकम एडवांस में ले लिया हमने। मान लीजिए काम तो किया हमने 2 महीने लेकिन सैलरी ले ली हमने 4 महीने की। अगर 4 महीने की सैलरी हमने ले ली तो 2 महीने की एडवांस आ गई, इनकम हमारे पास है, हम काम करते हैं कहीं तो 2 महीने की एडवांस आ गई, तो देने हैं तो लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटी तो प्रीपेड रेंट है वो कहाँ आएगा, अब देना है तो प्रीपेड रेंट आएगा क्रेडिट साइड में। तो प्रीपेड रेंट क्रेडिट में तो ऊपर रेंट आएगा, सैलरी है तो ऊपर सैलरी आ जाएगा, नीचे वेज। ये देख रहे हैं जिसकी एंट्री है वो क्या है, तो जिसकी एंट्री है प्रीपेड इनकम। तो प्रीपेड इनकम का मतलब कि एडवांस में आ गई हमारे पास इनकम, यानी कि हमने काम किया 2 महीने, सैलरी ले ली 4 महीने की, तो 2 महीने के पैसे एडवांस आ गए, एडवांस आ गए तो देने हैं तो लाइबिलिटी। तो प्रीपेड रेंट कहाँ आएगा, कोई भी प्रीपेड इनकम हो चाहे सैलरी चाहे वेजेज, तो प्रीपेड इनकम आएगी क्रेडिट में, क्योंकि देनी है। लाइबिलिटी होगी तो ऊपर वही उसका अपोजिट, रेंट है तो रेंट, सैलरी है तो सैलरी, वेजेज है तो वेजेज। और बात करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम की। तो आउटस्टैंडिंग इनकम में यानी कि अब हमने लेना है, इनकम हमने लेनी है लेकिन अब तक हमें मिली नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम है, लेना है तो असेट्स। तो ये एंट्री यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग एरर, तो एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, क्योंकि ये हमारी असेट्स होती है जो हमने लेनी है, लेना है तो असेट्स डेबिट में आएगी। तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस टू वेजेस। तो ये होगी हमारी एंट्री इनकम आउटस्टैंडिंग और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। और आज का ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कुछ जर्नल एंट्री हमने अपने लास्ट लेक्चर में की थी, कुछ अब हमने आज कवर कर ली, और बाकी जो बची हुई हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।